मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कविता सलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गुरुकुल गर्ल्स कॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जिसे हम आंतरगणन एवं बाह्य गणन भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। देन हम देखेंगे कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन इन मैथमेटिकल नोशन, मतलब इसका हम लोग मैथमेटिकल यूज़ कैसे कर सकते हैं। देन हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। जब हम आंतरगणन और बाह्य गणन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसके बाद देखेंगे एजम्पशंस ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, कि किस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं कि कहाँ पर हमको आंतरगणन करना है और कहाँ पर हमको बाह्य गणन करना है। देन देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि जब हम किसी डेटा को एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं तो उस डेटा की एक्यूरेसी कितनी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि आंतरगणन एवं बाह्य गणन क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसमें द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस। इसमें क्या होता है कि आप जब सांख्यिकी की यानी कि आप एक स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें कई बार ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं कि किसी लंबी अवधि के आंकड़े प्राप्त होते हैं, पर उसमें से बीच में से किसी किसी समय के आंकड़े आपके पास नहीं होते हैं। सपोज़ आपके पास 10 ईयर्स के कोई डेटा है, अब उस 10 ईयर के डेटा में से बीच में से किसी भी ईयर का कोई डेटा मिसिंग है। अब आप उसको क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूचनाओं की कड़ी होती है, मतलब जो एक चेन होती है डेटा की, वो टूटी हुई होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन का सहारा लेते हैं, जिससे हम जो मिसिंग डेटा है उसको फाइंड आउट कर सकें। और तो और जब हम बीच में से मिडिल में से किसी डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे इंटरपोलेशन कह रहे हैं, मतलब आंतरगणन। और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल डेटा है उससे हम फ्यूचर में क्या डेटा और हमारे पास आ सकते हैं, मतलब हम फ्यूचर के डेटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। अब जिसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए कि भारत की जनगणना, जो भी आप जनगणना करते हैं भारत की, वो कितने साल में होती है, हर 10वें वर्ष में होती है। सपोज़ 1961 में हुई होगी, उसके बाद कब हुई होगी, 1971, उसके बाद 1981, मतलब ऐसे 10-10 साल के गैप में जनगणना होती रही होगी। अब मान लीजिए किसी वर्ष उनके बीच में से आपको 1965 के डेटा चाहिए, तो 1961 के बाद कब हुई जनगणना, 1971, मतलब 10 साल के बाद। तो जो 1965 है वो उसके बीच में आएगा। तो इसका नंबर जब आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरपोलेशन। अब सपोज़ अपनी जो अभी जनगणना है लास्ट 2020 में हुई है और आपको 2025 का डेटा जानना है, तो ये आपके फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि लगभग कितना इसमें अमाउंट होगा, है ना। तो जब हम फ्यूचर के बारे में कोई डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, यानी कि बाह्य गणन। इसी को एक बार हम और समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन क्या होता है, जब हमारे पास अवेलेबल डेटा है और उनके बीच में से कोई चेन टूटी हुई है या उसके बीच का कोई डेटा आपको जब कैलकुलेट करना होता है तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। और जब हम
आउटसाइड, है ना, मतलब बाहर के, फ्यूचर के लिए जब हम कुछ जानना चाहते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रापोलेशन। एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि इंटरपोलेशन सप्लाइज अस द मिसिंग लिंक वेयर इज एक्सट्रापोलेशन हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। Interpolation consists in reading in a value which lies between two extreme points, whereas extrapolation means reading a value that lies outside the two extreme points. मतलब मिडिल के किसी फिगर को आपको निकालना है तो उसे इंटरपोलेशन यानी कि आंतरगणन, और अगर फ्यूचर के कोई पॉइंट्स आपको जानना है, फ्यूचर का कोई डेटा आपको कैलकुलेट करना है तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें है अजम्पशन ऑफ द इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अब इसमें अजम्पशंस क्या क्या हैं। पहले इसमें assumption बोल रहा है there is a definite and stable relationship between the variables. Dependent variables is a function of the independent variables, है ना। There is a regular and uniform rate of changes. अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें एक समय से दूसरे समय के मध्य आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं है। मतलब जो समंक होंगे, जो आपके डेटा होंगे, वो एक कंटिन्यूटी लिए हुए होंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम से किसी चीज़ के डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। सपोज़ आप जनसंख्या गणना की अगर हम बात करें तो जनसंख्या गणना मान लीजिए आपने 1941 में की और वहाँ पर एक अनुमान लगा लेते हैं, मान लीजिए जनसंख्या 10 लाख थी, तो 41 के बाद कब होगी, नेक्स्ट 51 में होगी, और 51 में जब होगी मतलब 10 साल हो गए, तो जब 1941 में 10 लाख थी तो सपोज यहाँ पर 12 लाख होगी, ठीक है। अब 51 के बाद हम 61 जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर उसमें से थोड़े से और वेरिएंस आ जाए और वो 14 to 15 लैक्स हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि जब जो डेटा की जो चेन होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारा वेरिएंस डेटा में आ जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएंस दिखे। सपोज जैसे डेथ रेट निकाली, अब आप देखिए कोविड से पहले के ईयर्स की जो डेथ रेट होगी वो क्या होगी, एक यूनिफॉर्म वे में होगी, मतलब एक रेगुलर वे में होगी, है ना, एक यूनिफॉर्म चेंजेस होंगे उसमें। पर जैसे ही आप कोविड वाले ईयर में अगर डेथ रेट लेंगे तो क्या वो पिछले वाले से रेगुलर और यूनिफॉर्म होगी, नहीं होगी, क्योंकि कोविड में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें आप ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी चेन में आपको डेटा में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई मतलब एक ऐसा कारण रहा होगा, जो हो सकता है कोई महामारी हो या अकाल पड़ गया हो, बाढ़, युद्ध, बंटवारा, मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो अचानक से किसी डेटा को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसी कोई अननेचुरल घटना वहाँ पर घटी रही होगी, इसलिए ऐसा हो गया है ना। तो इसलिए इसमें बार बार ये बोलता है कि यहाँ पर रेगुलर एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंजेस होने चाहिए, बट किसी आकस्मिक घटना के कारण ऐसा हो सकता है कि जो रेट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दिख जाए। तो इस बात पर भी हमको ध्यान देना है। और देयर इज़ अ टेंडेंसी और रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब इसकी टेंडेंसी वही रेगुलर होती है, कंटिन्यूटी में होती है। तो ये इसके सारे अजम्पशंस होते हैं, इसको भी ध्यान में रखकर हमको इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अब इसके अंतर्गणन एवं बाह्यगणन का महत्व क्या क्या है कि इसे क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले इसने बताया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब आपके पास समंकों का अभाव हो या अपर्याप्त हो, मतलब आप जितने डेटा की नीड आपको है उतने डेटा आपके पास अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से वो डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसमें अगला है लॉस ऑफ डेटा। कई बार समंक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखना आप जब रिसर्च करने जाते हैं
तो आप कहीं पर जब डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे इस रजिस्टर में ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें अब दिख नहीं रहा है हमको, या डेटा मिसिंग हो गया है। तो अगर किसी कारण से कोई आपका डेटा मिसिंग है, लॉस हो गया है, यानी कि समंक नष्ट हो गए हैं, तो भी आपका रिसर्च का काम रुकेगा नहीं। उस मिसिंग डेटा को आप इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। अब ये उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए भी लाभदायक है। क्यों है? क्योंकि उद्योग व व्यापार सामान्यतः अनुमानों पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा बिजनेस किस पर चलते हैं? अनुमान पर ही चलते हैं, और इसमें विश्वसनीय संतुलन लगाने के लिए संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपको एस्टिमेशन सही लगाना है, अगर आपको फोरकास्टिंग सही करनी है, तो उसके मतलब आपके पास डेटा करेक्ट होने चाहिए। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उद्योगपति एवं व्यापारी क्या करते हैं? इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से अपने बिजनेस से रिलेटेड डेटास को कैलकुलेट करवाते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनके आधार पर लेते हैं, और अपने जो भी काम हैं, अपने जो भी वर्क हैं, अपने जो भी टारगेट्स हैं, उनको क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिशियंस। अब ये किस तरीके से सरकारों एवं राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, उन्हें फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है, उन्हें टैक्स पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से भाई क्या प्रोडक्शन होने वाला है, या कुछ ना कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि कितनी इनकम होने वाली है, उस पर हमको कितना टैक्स लगाना है, या क्या पॉलिसी हम अपना सकते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और टैक्स गेन कर सकें हम। तो ये सब किसके आधार पर करेंगे? अनुमान किसके आधार पर लगाएंगे? कोई डेटा होगा तभी तो अनुमान लगा पाएंगे ना। तो इसीलिए जो सरकार और जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कुछ भी उनको पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रापोलेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसमें है एक्यूरेसी ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अब आपको ये बताएगा कि आप अगर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से किसी डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना यूज़फुल है आपके लिए और वो कितना शुद्ध है। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि ये एक प्रोबेबल एस्टिमेट है, मतलब अधिकतम संभाव्य अनुमान। मतलब इसमें एक ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आप अंतर्गणन और बाह्यगणन के मूल्य से जो भी आप डेटा निकाल रहे हैं वो प्रोबेबल एस्टिमेट है, अधिकतम संभाव्य मूल्य है। और यदि मान्यताएं ठीक व शुद्ध हैं तो पूर्ण आशा है कि आपका जो भी एक्स्ट्रापोलेशन से जो भी आपके डेटा निकले हैं वो कैसे होंगे? एक्यूरेट होंगे, है ना। मतलब जिन डेटा को लेकर आप इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अगर उतने डेटा आपके पास एक्यूरेट हैं तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से आप जो भी और नए डेटा निकाल के सामने लाएंगे वो एक्यूरेट होंगे। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत एक्यूरेसी के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल्यों के संभाव्य उच्चारण के संबंध में ज्ञान होना। मतलब आपको मैंने बताया था कि एक सीरीज़ होती है, ये रेगुलर चलते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर डेटा में बहुत सारा वेरिएंस है तो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर रीज़न पता चल जाए तो वो उस डेटा को आप एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए। अगर रीज़न आपको पता नहीं चलता है तो आप पहले क्या कर सकते हैं, उस वेरिएंट डेटा को फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन की हेल्प से, और देन जब वो डेटा फिर से आपको मिल जाए तब आप क्या बना सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन से डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू एक प्रोबेबल एस्टिमेट डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी एक्यूरेसी ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अब हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। बार बार हमने यहाँ पर ये बात तो कर रहे हैं कि हमको डेटा कलेक्ट करने हैं, है ना, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से।
तो आप उसको किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं आपके पास। एक होता है ग्राफिकल मेथड, जिसे आप बिंदु रेखीय रीति भी कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें अलजेब्रिक मेथड। हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड आप सभी को पता है कि इसमें हम क्या बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, जिसमें एक एक्सिस को आप x का नाम देते हैं और एक एक्सिस को आप y का नाम देते हैं, है ना। तो उस पर आपके पास जितने भी डेटा हैं आप उनको पुट करते हैं और पेंसिल की सहायता से आप उस पर एक ग्राफ बनाते हैं। तो उस ग्राफ से आपको पता चल जाता है कि क्या आपको डेटा जो मतलब उसमें कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा तो नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं, और रेगुलरिटी नहीं है तो आप उसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ पर डेटा का इतना वेरिएंस क्यों है, और उसके आधार पर आप इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि इस रीति में, मतलब जब आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें आंतरगणन की बजाय बाह्यगणन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इंटरपोलेशन की मदद से आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेशन करेंगे जो वो बिल्कुल सही होगा, और जो एक्स्ट्रापोलेशन होगा उसका आंसर आपका थोड़ा सा वेरिएंट कर सकता है। बट ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि आप इसकी हेल्प से अगर इंटरपोलेशन कैलकुलेट करते हैं, आंतरगणन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सही होगा, है ना। हालांकि एक्स्ट्रापोलेशन भी गलत नहीं होगा, बट ये एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि ग्राफिकल मेथड से आप इंटरपोलेशन ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, अलजेब्रिक मेथड के बारे में। अलजेब्रिक मेथड यानी कि आपका बीजगणितीय रीति। अब इसमें क्या होगा, मेथड ऑफ फिटिंग पैराबोलिक कर्व। अब इसमें भी बहुत सारे उन्होंने बताए गए हैं कि आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला बताया मेथड ऑफ फिटिंग पैराबोलिक कर्व मेथड, जिसे हम एकेंद्र वक्र अन्वायोजन रीति भी कहते हैं। सेकेंड इन्होंने कहा मेथड ऑफ बेस्ड ऑन फिनिट डिफरेंसेस, मतलब उसमें कुछ भी जो डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस के बेस पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक मेथड है इसमें डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। नेक्स्ट है न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, मतलब इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इन सारे मेथड्स को लगाकर, इन सारे अलजेब्रिक मेथड्स के थ्रू आप इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ फिटिंग एंड पैराबोलिक कर्व मेथड। अब पैराबोलिक कर्व मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की क्यूब, मतलब इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ नोन वैल्यूज़, जिसको हम नाम देंगे स्मॉल n। स्मॉल n मतलब आपको किसी मान लो 2 ईयर के डेटा पता है, या कभी आपको 3 साल के डेटा पता है, आपको 4 साल के डेटा पता है, ये पता रहेगा कि नंबर ऑफ नोन वैल्यूज़ मतलब कितने साल के डेटा आपके पास हैं, तो उसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज़ में। अब इसको कैलकुलेट करना कैसे शुरू करेंगे आप, डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व, वो कैसे निकालते हैं, n-1। सपोज आपको 2 साल के डेटा पता थे, अब उसमें से आप क्या कर दीजिए, -1, यानी कि इज इक्वल्स टू 1। अब आपका जो फॉर्मूला है वो 1 इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो आपकी x की वैल्यू रहेगी वो कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, मान लीजिए आपको 3 साल के नंबर पता है ना, 3 साल के डेटा मालूम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 3 - 1 यानी कि n-1 के फॉर्मूले में रखा आपने, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, 3 है, और -1 करने से यहाँ पर क्या आया, 2 आया। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, स्क्वायर तक जाएगी। तो देखिए आपकी इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सेम आप देख लीजिए, आपके पास अगर 4 साल के आपके पास डेटा है
तो n माइनस वन अगेन, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की क्यूब। तो इस तरीके से आपको जितने साल की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ नोन वैल्यूज में उसको लिख लेंगे, देन n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाकर आप डिग्री निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इक्वेशन को पुट करेंगे और इसकी हेल्प से आप इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही अब इसका मैंने आपको प्रोसीजर समझा ही दिया है कि किस तरीके से आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन अच्छे से बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।